हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आप बोर्ड परीक्षा 2025 की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं और उन्हीं तैयारियों में हम भी आपका लगातार सहयोग कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज पार्टनरशिप का जो चैप्टर नंबर 3 है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, उसकी सेकंड क्लास के माध्यम से आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछली क्लासों को जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, उनके हैंड्स नोट आपने नहीं बनाए हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वो तमाम जो भी क्लासेज हुई हैं उनके लिंक है वो मिल जाएंगे। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन तमाम वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ में हमने पार्टनरशिप बुक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से भी आप उन तमाम वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने हैंड्स नोट बना सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रयास करोगे, जितना ज़्यादा आप समय दोगे बुक्स को, तो निश्चित रूप से हर चीज़ है वो आपके क्लियर भी होगी और समझ में भी आएगी। देखो, आपका जो अकाउंटेंसी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपके क्लियर होगी विद कंसेप्ट, और साथ ही साथ उस चीज़ को फिर आप दोबारा हल करोगे तो निश्चित रूप से में उसमें आपको समय भी कम लगेगा। आपकी दो बुक्स है, दो बुक्स में जो पार्टनरशिप है उसका जो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर टॉपिक है, चैप्टर वो चल रहा है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 11 मार्क्स का है। इसके अलावा भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब आप सब जानते हैं कि भाई आप भी 12वीं क्लास करने के बाद आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर फाइनल कर लोगे और उसके बाद कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सरकारी भर्तियां हैं उसमें आप शामिल होंगे, और शामिल होंगे तो इसका मतलब है आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे देखो, अपन बात करें कि 11वीं और 12वीं की जो बुक्स है, 11वीं और 12वीं की जो बुक्स है जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी और बिजनेस है, उनके फर्स्ट ग्रेड में लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 150 क्वेश्चन में से 11वीं और 12वीं के 55 क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन के भी 55 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन है वो आपके पीजी के होते हैं। तो इस तरीके से जो सिलेबस होता है उसमें भी 11वीं और 12वीं को खूब प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, क्लास नंबर अपनी 2 होगी, है ना, जिसमें अपन और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे आज के सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है उनको आप फॉलो करना है और आज की इस क्लास का आपको आनंद उठाना है। बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ना, आनंद के साथ पढ़ना, अपने आप पे बर्डन नहीं लेना, बोझ नहीं लेना है कि ये मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा। जिस चीज़ को आप आनंद के साथ, इंजॉय के साथ पढ़ोगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ है वो आपके याद भी होगी और इजीली समझ में भी आएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अब आज के इस सेशन में ये कुछ पॉइंट्स है जिस पे हम चर्चा करेंगे। देखो, अपनी जो आज का जो टॉपिक है वो अपना जो बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं कि जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप का पहला और दूसरा चैप्टर करवाया था, जिसमें साझेदारी का एक सामान्य परिचय, साझेदारी क्या होती है, साझेदारी विलेख क्या होता है, किस तरीके से साझेदारी का निर्माण होता है, उस पर हमने चर्चा की थी। सेकंड चैप्टर था वो था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि किस तरीके से एक साझेदारी में एक नया साझेदार प्रवेश करता है तो कौन कौन से परिवर्तन है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आपको संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण करना होता है, साथ में ही आपके गुडविल है उसका मूल्यांकन करना होता है, आपके रिजर्व एंड सरप्लस है उनको रिवैल्यूट करना पड़ता है। यानी तमाम वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपके महत्वपूर्ण होते हैं। और उसी का अगला जो चैप्टर बनता है कि देखो, दूसरे चैप्टर में क्या होता है, साझेदार प्रवेश करता है,
वो फर्म के साथ जुड़ता है, जबकि तीसरा चैप्टर उल्टा है, वो फर्म से दूर होता है, फर्म के साथ अपना व्यापार है वो बंद कर देता है, चाहे उसकी डेथ हो जाए, चाहे वो सेवानिवृत्त हो जाए। तो लगभग आपकी जो एंट्रियां हैं, लगभग जो आपके समायोजन है वही होने हैं। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। निश्चित रूप से वो क्लास है वो आपके बेनिफिट रहने वाली है, इसलिए जिन्होंने नहीं देखा है एक बार पुनः निवेदन है कि उसको आप केयरफुल होके वॉच कर ले, ताकि वो चीज़ है वो आपकी क्लियर हो जाए। अब देखो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से पॉइंट है जिसका समायोजन एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या एक साझेदार की मृत्यु होती है तो उस समय करने पड़ते हैं। तो देखो क्या है कि विभिन्न लेखांकन जो लेखाकरण है उसके पक्ष इस प्रकार है। नंबर एक क्या है, इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें आपको नया लाभ विभाजन अनुपात यानी आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट रेशियो आपने सेकंड चैप्टर में भी ज्ञात किया है। एक आज आपको इसमें जो अभिलाभ है यानी गेनिंग रेशियो है वो भी आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो सेकंड चैप्टर था उसमें आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया था, यानी वहाँ पे ओल्ड रेशियो था, न्यू रेशियो था और अपने को जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था, ये 3 रेशियो वहाँ पे थे। लेकिन यहाँ पे जो इस चैप्टर होगा उसमें आपका न्यू रेशियो भी होगा, ओल्ड रेशियो भी होगा, साथ में सैक्रिफाइस की जगह आपका अधिलाभ या अभिलाभ या गेनिंग रेशियो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये दो आपको समायोजन है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन सही करना चाहते हैं बड़ा वाला, तो निश्चित रूप से आपको अनुपात है वो निकालने आने चाहिए, चाहे उसमें नया अनुपात हो, चाहे उसमें पुराना अनुपात हो, चाहे उसमें फायदे का अनुपात हो, चाहे उसमें त्याग का अनुपात हो। ये तमाम जो रेशियोज है वो आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। अगर आप वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आपका सवाल है वो सही नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी होती है। तो इन तीनों ही समायोजनों के लिए आपको नया अनुपात, पुराना अनुपात और जो आपका फायदे का अनुपात है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो आपकी आधी समस्या है वो हल हो जाती है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है, ख्याति का व्यवहार आपको देखना पड़ेगा कि व्यापार में पहले से ख्याति जो विद्यमान है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किसके मध्य, जो साझेदार बच रहे हैं यानी जिसको फायदे के अनुपात में बांटना है, जो पार्टनर शेष रह रहे हैं उनको उस ख्याति का वर्गीकरण करना है और उसके बदले में वो उसको कुछ न कुछ राशि भुगतान करेंगे। परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आपको इसमें जिस तरीके से आपने चैप्टर सेकंड में रीवैल्यूएशन अकाउंट खोला था वैसे ही इस चैप्टर में भी आपको कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, पुनर्मूल्यांकन खाता खोलना पड़ेगा जो नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है। नॉमिनल अकाउंट होता है, कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट ये माना जाता है, नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो और चाहे बोर्ड एग्जाम हो। और साथ में दायित्वों का भी पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण है वो फर्म के द्वारा किया जाएगा, है ना। इसके अलावा कि लेखा न की गई जो परिसंपत्तियां यानी अनरिकॉर्डेड, आपकी अनरिकॉर्डेड जो असेट्स है ना, और साथ में अनरिकॉर्डेड जो आपकी लायबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड जो लायबिलिटीज हैं उनको भी आपको समायोजित करके खातों में उनकी प्रविष्टि करनी होती है। क्यों? क्योंकि अभी तक जब साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या साझेदार की मृत्यु हो रही है उससे पहले आपने उनको नहीं लिखा था। अब आपको पता है कि भाई ये चीज़ अपनी नहीं लिखी हुई है तो उनको आपको क्या करना है, खातों में दर्ज करना है। तो अनरिकॉर्डेड आपके एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटीज है, उनका भी आपको समायोजन करना पड़ेगा। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट है, अगला पॉइंट है लाभ और हानि का वितरण, है ना। लाभ और हानि का वितरण, जैसे मान लो पहले के जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस है ना, आपके
रिजर्व एंड सरप्लस है ना, P&L है, इनका बंटवारा आपको करना पड़ेगा। इनको जो भी साझेदार है यानी ओल्ड जो पार्टनर आपके ओल्ड जो पार्टनर है उनके मध्य को कौन से अनुपात में, ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ेगा, है ना। लाभ और हानियों का, और जो हानि है उनको भी बांटना पड़ेगा और जो लाभ है उनको भी बांटना पड़ेगा। लाभ में आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, P&L है, इसके अलावा और कोई रिजर्व है उन्हें पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटना है। और अगर कोई हानि है तो वो भी पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटी जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक वो साझेदार आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, उस फर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उस फर्म के द्वारा साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु तक जो भी लाभ और हानि है वो उन साझेदारों के मध्य बांटे जाते हैं, ऐसा साझेदारी विलेख में स्पष्ट रूप से कहा जाता है ना, कहा जाता है। इसलिए उस विलेख के अनुसार वो सारे के सारे समायोजन है उस फर्म के द्वारा किए जाने हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, सारी बात क्लियर है। कमेंट जरूर किया करो आप, ताकि हमें ये लगे कि आपके द्वारा जो आपको जो चीज़ बता रहे हैं ताकि उसका आपके द्वारा कोई ना कोई रेस्पॉन्स दिया गया है ना, आपके समझ में भी आ रही है और उसका बेनिफिट भी आपको मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। और क्या है, सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ और हानियों के भाग का निर्धारण। देखो, सेवानिवृत्ति और मृत्यु की तिथि तक, जैसे मान लो सेवानिवृत्ति तो अपन ये मान सकते हैं कि आपको ये दे दे कि 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहा, तो पूरा वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मृत्यु अनिश्चित होती है, तो मान लो जैसे उसकी मृत्यु है वो 15 जून को हो जाती है ना, तो 15 जून को मृत्यु होती है, तो अप्रैल, मई और जून यानी 2 महीने तो वो हो गए, 15 दिन ये हो गए। आपको 2.5 महीने का तक जो भी आपको लाभ और हानि हुआ है उसे पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटना पड़ेगा। और अगर रिटायरमेंट की डेट भी मान लो, जैसे मान लो 30 सितंबर है, 30 सितंबर है, अपना वित्तीय वर्ष वो 31 मार्च को ही समाप्त हो गया था। अब उसके बाद व्यापार और चल रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 6 महीने का और हो गया। तो 6 महीने तक जो भी लाभ और हानि है वो उन साझेदारों के मध्य यानी पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये समायोजन आपको करने हैं कब, जब साझेदार या तो अवकाश ग्रहण करता है या उस साझेदार की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ये समायोजन आपको करने होते हैं। एक और पॉइंट है पूंजी का समायोजन। जो भी कैपिटल है उसका समायोजन है वो भी उनके द्वारा किया जाना होता है ना। पूंजी का समायोजन है वो भी उनके द्वारा किया जाना होता है कि भाई नया साझेदार, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है वो पूंजी फर्म को लाके देगा या लेके जाएगा, वो सारे समायोजन करने पड़ते हैं। इसके अलावा सेवानिवृत्त मृत्यु होने वाले साझेदार की देय राशि का निपटारा, है ना। जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है ना, जो साझेदार है अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी देय राशि, उसको अब कितनी राशि देनी है, कितनी अमाउंट है वो फर्म के द्वारा दी जानी है, उसका निर्धारण भी किया जाना है, वो भी हमें ही करना पड़ेगा। और वो भी साझेदारी विलेख के अनुसार, साझेदारी विलेख की जो शर्त है उनके अनुसार ये सारा का सारा काम है वो किया जाना है। तो चाहे साझेदार सेवानिवृत्त हो या साझेदार की मृत्यु हो, दोनों स्थिति में अपन को क्या करना है, देय राशि का निर्धारण करना है। ड्यू अमाउंट कितनी राशि उन साझेदार को, चाहे वो अवकाश ग्रहण करने वाला हो या जिसकी मृत्यु हो, उसको दी जानी है। तो ये लगभग 8 समायोजन हमें करने हैं। कब, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ये 8 समायोजन आपको करने होते हैं। वैसे तो उस सवाल में ये परिस्थिति दी जाएगी कि आपको कौन कौन से समायोजन करने, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना कि ये समायोजन आपको करने हैं। जो चीज़ आपको बैलेंस शीट और अतिरिक्त सूचनाओं में दी हुई होती है, जो सूचनाएं मिलेंगी आपको
उन सूचनाओं के अकॉर्डिंग आपको उस प्रश्न का, उस क्वेश्चन का आंसर है वो देना होता है। ठीक है, तो ये 8 पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने। इनमें से छोटा क्वेश्चन या 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन भी अलग तरीके से पूछा जा सकता है, या मैथ्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पिछले बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें निश्चित रूप से इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, मैचिंग वाले क्वेश्चन। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकता है। साथ में आपका जो रिक्त स्थान होते हैं उनमें भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो इसी में ये दे दिया है आपका, है ना, जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ अपन ने देखी है कि भाई जो लाभ और हानियाँ हैं वो पुराने अनुपात में बांटी जाती है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु से पहले जितने भी लाभ और हानियाँ वो किस अनुपात में बांटी जाएंगी, पुराने अनुपात में, नए अनुपात में, फायदे के अनुपात में, त्याग के अनुपात में। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये चीज़ है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इनके प्रति आप थोड़ा सा गंभीर होंगे तो निश्चित रूप से सारी चीज़ है वो आप समझ पाओगे विद कंसेप्ट के साथ। और जब कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके है। अब देखो बढ़ते हैं आगे, और कौन से समायोजन आपको करने होते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? एक थोड़ा सा मैसेज डाल दो कमेंट बॉक्स में फटाफट, यस यस यस, इतना ही करना है बस। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो अपन ने चर्चा की थी कि भाई विभाजन अनुपात, तो पहला है नया लाभ विभाजन अनुपात, न्यू प्रॉफिट रेशियो। न्यू प्रॉफिट रेशियो के बारे में बताया गया कि नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होता है। कि नया लाभ विभाजन अनुपात एक ऐसा अनुपात है जिसके अनुसार शेष साझेदार किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद भविष्य के लाभों का बंटवारा करेंगे। जो आपका न्यू रेशियो होगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो, इस अनुपात में बांटेंगे। कब? न्यू प्रॉफिट रेशियो में कौन बांटेगा? न्यू पार्टनर। जो नए पार्टनर या जो रिमेनिंग पार्टनर है, वो इस अनुपात में जो भी चीज बच जाती है उसको बांटेगी, है ना। तो ये कब होगा? जब कोई साझेदार या तो अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, साझेदार की डेथ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का जो समायोजन है वो आपके द्वारा किया जाना है। तो ये लाभ है कब काम में आएगा? जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो जो शेष साझेदार बच जाएंगे, जैसे ए, बी और सी, 3 पार्टनर, सी चला जाता है, तो भविष्य का जो लाभ है वो ए और बी बांटेंगे। तो ये किस अनुपात में बांटेंगे? ये आपके नए अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद प्रत्येक शेष साझेदार का नया भाग फर्म में उसके भाग में सेवानिवृत्ति साझेदार या मृतक साझेदार से लिया गया भाग जोड़कर ज्ञात किया जाएगा, है ना। तो देखो ये आपको, अगर आपको नया रेशियो निकालना है तो आपको किस तरीके से निकालना है ना। न्यू प्रॉफिट रेशियो, है ना, मृतक साझेदार से लिया गया यानी न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस आपका कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। ये फॉर्मूला आपका काम में आएगा। कैसे? कि अगर आपको नया अनुपात ज्ञात करना है तो न्यू प्रॉफिट रेशियो, उसमें ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो ये ऐड करेंगे, तब अपने पास नया अनुपात आएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि भाई नया अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। देखो गेनिंग ऐड हो रहा है ना। सेकंड जो चैप्टर था उसमें मैंने बताया था नया जो अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड चैप्टर में आपका यहाँ पे माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, और थर्ड चैप्टर में जब नया आप अनुपात निकालते हैं तो न्यू प्रॉफिट रेशियो
इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ये मान के अपन क्या निकालते हैं, उस अनुपात को निकालते हैं, है ना। न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला हो गया ना कि ओल्ड प्रॉफिट रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, ये आपको काम में लेना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो नया अनुपात इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। अब देखो आगे आता है आपका अधिलाभ या अभिलाभ अनुपात। कौन सा, गेनिंग रेशियो। कौन सा अनुपात है ये आपका, ये आपका है गेनिंग रेशियो, है ना। अब गेनिंग रेशियो कैसे होगा कि विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में सेवानिवृत्त या मृतक साझेदार से प्राप्त भाग का अधिग्रहण करेंगे, जो वर्तमान साझेदार है वो जिस अनुपात में जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या जिसकी मृत्यु हो रही है उसके हिस्से को जिस अनुपात में ग्रहण करेंगे वो आपका अधिलाभ अनुपात कहलाता है ना। विद्यमान साझेदार सेवानिवृत्त या मृतक साझेदार के भाग को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अधिग्रहित करते हैं। जो आपके विद्यमान साझेदार है ना, वो उस सेवानिवृत्त साझेदार या मृतक साझेदार को के भाग को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अधिग्रहित करते हैं, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में प्राप्त करते हैं, है ना। तो वहाँ पे उसका अधिलाभ अनुपात हो जाएगा। यानी एक तरीके से ये मानो कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है वो अपना हिस्सा जिस अनुपात में किसी साझेदार को देते हैं वो उन साझेदारों के लिए क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा, है ना। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होगा आपका गेनिंग रेशियो। ज्ञात करने का फॉर्मूला गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस आपका ओल्ड रेशियो है, वो यहाँ पे आपको काम मिलेंगे। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फायदे का अनुपात निकालना है। कैसे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। इस फॉर्मूले के आधार पर आप निकालोगे तो आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, अधिलाभ अनुपात है। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि अधिलाभ अनुपात क्या होता है, फायदे का अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात क्या होता है ना। इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है होता है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में यहाँ से पूरी संभावना है क्वेश्चन बनने की। ठीक है, तो ये होगा आपका अधिलाभ अनुपात, है ना। इस स्थिति में विद्यमान साझेदारों का अधिलाभ अनुपात उसके पुराने लाभ विभाजन अनुपात की तरह ही होगा और यहाँ अधिलाभ अनुपात की गणना की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कब विद्यमान साझेदारों का अधिलाभ अनुपात पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ही होगा, है ना। अगर नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात होगा। पुराना अनुपात नहीं दे रखा है तो, है ना, तो उसके पुराने अनुपात की तरह ही होगा और अधिलाभ अनुपात की अलग से कोई गणना करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। कब कि जब नया अनुपात नहीं दे रखा है तो पुराना अनुपात ही फायदे का अनुपात होगा। ठीक है, क्लियर है, सारी बात क्लियर है। तो क्लियर है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमारे क्लियर हो गई है। और कुछ आपकी कोई विशेष डिमांड परीक्षा तक, तो वो डिमांड भी हम आपकी पूरी कर सकते हैं, बशर्ते आपको वो बतानी होगी कि भाई आपकी कौन सी चैप्टर कम समझ में आया है ना। रिलेटेड टू बुक्स, ये डिमांड का मतलब रिलेटेड टू बुक्स कि भाई आपके टॉपिक से रिलेटेड या बुक से रिलेटेड कि ये चीज़ हमारे क्लियर नहीं है, उस चीज़ को हम क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते आपके वो समझने की कैपेसिटी होना चाहिए, आप उसके लिए तैयार भी होने चाहिए कि हर पॉइंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और आप खुद को इस तरीके से तैयार करें ताकि एग्ज़ाम के समय आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज नहीं हो। और देखो, सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए निश्चित मेहनत करनी पड़ेगी और जब आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। आज के सेशन में इतना ही। फिर भी अगर कोई आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको हम क्लियर कर देंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।